Hello students, today we will study chapter 3 of Political Science Electoral Politics. In this chapter we will discuss or we will study about the election system in India and the powers of election commissions. So first we will understand what is an election. Election क्या है? Election is the process by which we elect our representatives. This is called election. इलेक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं. जैसे एमएलए हैं, एमपी हैं और वार्ड मेंबर हैं. कोई भी पर्सन जो किसी एरिया से इलेक्ट होता है उसे रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है. अब इलेक्शंस की हमें नीड क्यों होती है? क्योंकि इलेक्शंस के द्वारा ही हम अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, रूलर्स को इलेक्ट करते हैं, पार्टी को इलेक्ट करते हैं जो देश के लिए नियम कानून बनाती है और डिसीजन लेती है. अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो हम कैसे पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट करेंगे और कौन हमारे देश पर रूल करेगा? इसलिए इलेक्शन के थ्रू हम सरकार को इलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए नियम और कानून बनाती है. What makes an election democratic? इलेक्शंस को क्या क्या चीज़ें डेमोक्रेटिक बनाती हैं? देखिए, इलेक्शंस का डेमोक्रेटिक होना भी ज़रूरी है. तो कुछ मिनिमम कंडीशंस हैं जिनसे इलेक्शंस डेमोक्रेटिक बनते हैं. तो फर्स्ट है कि हर पर्सन को एक वोट और इसकी इक्वल वैल्यू होनी चाहिए. मीन्स हमारे यहाँ पर जितने भी पर्सन जिनकी एज 18 साल या से ऊपर है उसे वोट डालने का राइट होना चाहिए, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो रिच है, चाहे वो पुअर है, और सभी की एक इक्वल वैल्यू होनी चाहिए. दूसरा है कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए फ्री होना चाहिए और वोटर अपनी मर्जी से किसी को भी वोट दे सके. तीसरा है इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली. इलेक्शंस हर एक रेगुलर इंटरवल पर होने चाहिए. मीन्स हमारे यहाँ पर हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो एमएलए के हों, चाहे वो एमपी के हों. मीन्स चाहे विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों. फोर्थ है कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. जिस कैंडिडेट को हमने इलेक्ट किया है, जहाँ से सबसे ज़्यादा वोट्स जिसको मिली हैं वो ही इलेक्टेड होना चाहिए, ना कि उसकी जगह कोई और कैंडिडेट. इलेक्शंस शुड बी फ्री एंड फेयर. इलेक्शंस फ्री और फेयर होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि इलेक्शन मैक्सिको और जिम्बाब्वे की तरह अनफेयर हो. फ्री और फेयर का मीन्स ये है कि इलेक्शन में वोटर जिसको चाहे उसे वोट दे सके, उस पर कोई प्रेशर ना हो, कोई डर ना हो. और फेयर का मीन्स ये है कि इलेक्शन में अनफेयर मीन्स यूज ना हो. मीन्स कोई भी फेक वोट ना डाली जाए या बूथ कैप्चरिंग ना की जाए. अब देखिए, जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के लिए कई सारी पार्टी इलेक्शन लड़ती हैं, अपने कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़ा करती हैं. तो कैंडिडेट्स और पार्टीज के बीच कंपटीशन होता है. अब इस कंपटीशन के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. तो इसकी मेरिट और डिमेरिट्स. देखिए, मेरिट्स में क्या है कि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो जो इलेक्शंस हैं वो मीनिंगलेस हो जाएंगे और इससे हर पार्टी और कैंडिडेट अपना बेस्ट सर्व करता है. उसे डर होता है कि अदर पार्टी जो कहीं वोट ना चली जाए और मैं इलेक्शन हार जाऊंगा. इसके नुकसान क्या हैं कि इससे लोग जाति धर्म में बढ़ जाते हैं, अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, एक दूसरे को क्रिमिनल्स चोर बोलते हैं और जिससे क्या सोसाइटी में डिसयूनिटी क्रिएट हो जाती है. अब देखिए, नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस. मीन्स इंडिया में इलेक्शन का क्या सिस्टम है. तो सबसे पहले है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज. पूरे कंट्री को अगर हम बात करते हैं लोकसभा के इलेक्शन के पर्पस से, पूरे कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर रखा है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर इलेक्ट होता है जिसे हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. जैसे बुलंदशहर से डॉक्टर भोला सिंह ये रिप्रेजेंटेटिव हैं और बुलंदशहर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है. तो द एरिया फ्रॉम विच वी इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव, सो दैट एरिया इज कॉल्ड a constituency. सेकेंड, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज. देखिए, 543 सीट्स हैं. इनमें से कुछ सीट्स, सम सीट्स आर रिजर्व फॉर द वीकर सेक्शंस लाइक शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स बिकॉज दे आर रिसोर्सलेस and they are poor and they are unable to compete with the high caste rich people. So for their voice
there are the reservation for the weaker section for scheduled caste and scheduled tribes. So for the scheduled caste 84 seats are reserved, and for the scheduled tribes 47 seats are reserved. Only the person belonging to these caste can contest election on these constituencies. नेक्स्ट है वोटर लिस्ट। इलेक्शन से पहले क्या होता है, वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। वोटर लिस्ट क्या होती है, जिस लिस्ट में एलिजिबल वोटर्स की नेम्स होते हैं उसे वोटर लिस्ट कहा जाता है। इसका अदर नेम इलेक्टोरल रोल भी है, क्योंकि कोई भी पर्सन जो एलिजिबल है कहीं उसका नेम उससे मिस ना हो जाए, इसलिए हर इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, वोटर लिस्ट के बाद नंबर आता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। देखिए कैंडिडेट कौन होता है, जो इलेक्शन लड़ता है उसे कैंडिडेट बोलते हैं। तो जिस एरिया से जो भी पर्सन इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट के ऑफिस में जाके एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना होता है। उस फॉर्म को फिल करते टाइम 3 इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि उसकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उस पर कितनी प्रॉपर्टी है, उस पर कितना लोन है और उसके अगेंस्ट कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। और ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक की जाती है न्यूज़पेपर्स और टीवी में, जिससे कि उस एरिया के लोग ये जान सकें जो हमारे यहाँ पर इलेक्शन में खड़ा है उसकी क्या कंडीशन है, वो कैसा है, ईमानदार है या क्रिमिनल है। इसके बाद आता है इलेक्शन कैंपेन। देखिए इलेक्शन कैंपेन का मीन्स है इलेक्शन से पहले डोर टू डोर जाकर लोगों से मिलकर वोट मांगना, लोगों को अपनी पॉलिसीज बताना। तो इसमें पार्टी और कैंडिडेट अपने आप को बेस्ट शो करना चाहते हैं, जिससे कि उन्हें वोट सभी लोगों की मिल सके। तो कई सारी पार्टीज कई सारे स्लोगन्स का यूज़ करती है, जैसे बीजेपी ने मोदी लाओ देश बचाओ, मोदी है तो मुमकिन है, सेव डेमोक्रेसी, और आपके रिमूव पॉवर्टी, लैंड टू द टिलर्स, प्रोटेक्ट द हिंदी स्पीकर्स, तेलुगु स्पीकर्स। तो ये सब वोटर्स को अट्रैक्ट करने के पर्पज़ से ये स्लोगन्स यूज किए जाते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इलेक्शन कैंपेन के बाद पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। देखिए पोलिंग का मीन्स होता है जिस दिन वोट डाली जाती है, जिस दिन वोटर्स पास के एक सरकारी बिल्डिंग में वोट डालने जाते हैं जहाँ पर ईवीएम मशीन रखी होती हैं, वहाँ पर कर्मचारी बैठे होते हैं, तो उस डे को बोलते हैं पोलिंग डे। ठीक है, उस दिन सभी लोग जो वोटर्स होते हैं वो वोट डालने जाते हैं। वहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं वो उनके फिंगर पे इंक लगाते हैं और वो मैच करते हैं कि वही पर्सन वोट डालने आया जिसकी वोटर लिस्ट में नेम है। फिर वोट डाल दी जाती है। इसके बाद जो ईवीएम होती हैं उन्हें एक सेफ प्लेस पर ले जाया जाता है, जहाँ पर एक फिक्स डेट पर उनमें वोटिंग की काउंटिंग की जाती है। जिसको सबसे ज़्यादा वोट उस एरिया से मिल जाती हैं वो वहाँ से इलेक्टेड मान लिया जाता है। अब देखिए अब आता है कि इलेक्शंस को इंडिया में कौन डेमोक्रेटिक बनाता है। तो देखिए इलेक्शंस शुड बी फ्री एंड फेयर एंड डेमोक्रेटिक। तो हमारे यहाँ पर अ डिपार्टमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दैट इज इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है। इसका हेड होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा होता है, बट आफ्टर द अपॉइंटमेंट इट डजंट वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के अंडर में वर्क नहीं करता, ये अपने हिसाब से वर्क करता है। और ये इसकी जो पावर है वो जुडिशरी की तरह है, मीन्स ये किसी की प्रेशर में नहीं है। अब इसके बाद इलेक्शन कमीशन के कुछ फंक्शंस हैं। इलेक्शन कमीशंस कोड ऑफ कंडक्ट इशू करता है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को इलेक्शन के टाइम पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। किसी भी पार्टी को ये पनिश कर सकता है जो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती हैं, और इलेक्शन के टाइम पर ये किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफ़र कर सकता है। और इलेक्शन के टाइम पर जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में वर्क करते हैं, ना कि गवर्नमेंट के अंडर में, जिससे कि इलेक्शंस फ्री और फेयर हो सकें। अब इसके बाद आता है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। देखिए इलेक्शंस में कितने लोगों ने वोट डाली, कितने % लोगों ने वोट में पार्टिसिपेट किया, इससे पता चलता है कि लोग कितना वोटिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर इलेक्शंस फ्री और फेयर होंगे तभी लोग ज़्यादा वोट डालने आएंगे। तो इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ जो वोटिंग का इंक्रीज है, टर्नआउट है, वो बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स द पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट इन वोटिंग। इसके बाद है एक्सेप्टेंस ऑफ
इलेक्शन कि इलेक्शन के जो आउटकम्स होते हैं, रिजल्ट आते हैं, कौन सी पार्टी इलेक्शन जीतती है, कौन सी हारती है, तो क्या जो पार्टी हारने वाली होती है क्या वो इलेक्शंस की रिजल्ट को एक्सेप्ट करती है। अगर कुछ केसों को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी पार्टीज और कैंडिडेट्स इलेक्शन हार जाती हैं तो वो इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं और ये मानते हैं कि अगले इलेक्शन में हम जीतेंगे और हम पब्लिक का साथ लेंगे। अब आता है कि जो इलेक्शंस बेशक फ्री और फेयर कराए जाते हैं लेकिन इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब वो क्या दिक्कतें हैं कि कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो फ्री और फेयर इलेक्शंस को नहीं होने देते। वैसे तो हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट है इलेक्शन कमीशन, बहुत ही कम ऐसी कंडीशंस है कि कहीं कहीं पर ऐसी शिकायत आती है कि इलेक्शन में गड़बड़ हुई, लेकिन वैसे मोस्टली इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर इन इंडिया, बट सम चैलेंजेस आर हेयर इन फ्रंट ऑफ द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जैसे यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर, जितने भी रिच कैंडिडेट्स और पार्टीज होती हैं वो मसल पावर और मनी के थ्रू इलेक्शन जीतना चाहती हैं। बेशक केवल पैसे के बल पर इलेक्शन नहीं जीता जा सकता, लेकिन फिर भी इनका पैसे के बल पर ज़्यादा इफेक्ट रहता है और जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जो गरीब कैंडिडेट्स होते हैं, छोटी पार्टी होती हैं, उन्हें जीतने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। फेक प्रॉमिस, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फालतू के फेक प्रॉमिस कि हम किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बहुत कम प्रॉमिसेस वो फुलफ़िल कर पाते हैं, केवल वोटों के लिए वो उनसे प्रॉमिस कर देते हैं। टिकट्स टू फैमिली मेम्बर्स, मोस्टली कई सारी ऐसी पार्टीज हैं या लीडर्स हैं जो अपने बहन भाइयों, भतीजे या फैमिली के मेम्बर्स या रिश्तेदारों को टिकट दिलवा देते हैं, जिससे कि ऑर्डिनरी जो पर्सन होते हैं जो मेहनत करते हैं पार्टी में उन्हें टिकट नहीं मिल पाता। तो एक तरह से जो भाई भतीजावाद है, मीन जैसे मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, इधर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कई सारी ऐसी पार्टीज हैं जहां पर एक ही फैमिली का ज़्यादा दबदबा डोमिनेंस रहता है, जो कि एक चैलेंज है फ्री टू फेयर इलेक्शंस के अगेंस्ट। इसके बाद है एंट्री ऑफ क्रिमिनल इन इलेक्शंस। देखिए ऐसे ऐसे लोग इलेक्शन लड़ते हैं, पार्टी उन्हें टिकट देती हैं जिन पर कई सारे क्रिमिनल केसेस चल रहे होते हैं और इवन ये इलेक्शन जीत भी जाते हैं और मिनिस्टर या मेंबर बन जाते हैं, जो कि हमारे डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में करीब 29% लोग ऐसे हैं जो क्रिमिनल हैं, मीन जिन पर क्रिमिनल केसेस कोर्ट में चल रहे हैं। इसके बाद है नेक्स्ट लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। हमारे यहाँ पर जितनी भी कैंडिडेट्स और पार्टी होती हैं उनकी पॉलिसीज में ज़्यादा सिमिलरिटी होती है, बहुत कम उनमें गैप होता है। अब जो सिटीजन होता है उसे लगता है कि वो किसको वोट दे, क्योंकि सारी पार्टी जाति धर्म के नाम पर वोट मांगती हैं और डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं मांगती, तो उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो मजबूरन किसी भी पार्टी को वोट देना पड़ता है और एक प्रॉपर चॉइस नहीं मिल पाती है। और लास्ट है यूज ऑफ कास्ट एंड रीजन इन इलेक्शन। कास्ट और रीजन के नाम पर हर पार्टी अपनी कैंडिडेट खड़ा करती है। अगर किसी एरिया में किसी कास्ट या धर्म के लोग ज़्यादा हैं तो हर पार्टी उसी जाति और धर्म के कैंडिडेट को वोट देगी, जिससे कि सभी की वोट उसे मिल सकें और उसका कैंडिडेट जीत सके। तो हर पार्टी जाति धर्म की राजनीति करती है, लोगों से जाति धर्म के नाम पर वोट मांगती है और लोगों में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद कराती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। आए दिन किसी जाति धर्म के बेस पर इलेक्शंस में वोट मांगी जाती हैं, जिससे जो जाति धर्म के लोग मिलकर रहते हैं वो आपस में बट जाते हैं और कई बार दंगे फसाद होकर देश को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब इन चैलेंज को दूर करने के लिए क्या है कि इनको हम उल्टा कर दें, मीन मनी और मसल्स पावर का यूज़ कम करें, फेक प्रोमिस पर रोक लगाएं, फैमिली के मेम्बर्स को टिकट देने पर रोक लगाएं सरकार, और इसके बाद क्रिमिनल्स के इलेक्शन लड़ने पर भी रोक लगनी चाहिए। इवन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी कंपलसरी होनी चाहिए और कास्ट और रीजन के नाम पर वोट मांगने पर भी रोक लगनी चाहिए और उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। अब इन रिफॉर्म्स के लिए क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज और जो ये चैलेंज हैं इनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीपल ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शन में ये सिस्टम चेंज हो, उनको खुद इस पॉलिटिक्स में आना चाहिए और उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज पर और गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना चाहिए, तभी ये रिफॉर्म्स हो सकते हैं। अदरवाइज ये चैलेंजेस ऐसे ही बने रहेंगे। उसके लिए हम सिटीजन्स को एक्टिव रहना है, अवेयर रहना है और सरकार पर प्रेशर डालना है और ख़ुद भी हमें पॉलिटिक्स में आना है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।